नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 152वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 1 फरवरी को पेश आम बजट को लेकर विवाद चरम पर है। सबसे ज़्यादा विवाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विनिवेश की घोषणा को लेकर है। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण को आत्मसात करने के बाद देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनिवेश कोई नई बात नहीं है। हाँ, इस बजट में नई बात यह है कि सरकार ने घाटे वाली नहीं बल्कि मुनाफे वाली कंपनियों को भी बेचने का फैसला किया है। जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं कि कभी शाइनिंग इंडिया का नारा देने वाली भाजपा और उसकी सरकारें अब सेल इंडिया पर आमदा है। निश्चित रूप से कोरोना काल की जिन परिस्थितियों में ये बजट पेश किया गया उसमें सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार था। इस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। विकास दर नकारात्मक है। बेरोजगारी दर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है। सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ बड़ी आबादी को राहत देने की बड़ी चुनौती थी। हालांकि सवाल है कि क्या इन चुनौतियों से पार पाने का एक ही रास्ता अंधाधुंध विनिवेश ही है, और क्या इस विनिवेश की प्रक्रिया में घाटा और नफ़ा देने वाली कंपनियों को कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री के इस बयान से एक बार की सहमत हुआ जा सकता है कि बीमार कंपनियां आत्मनिर्भर भारत में योगदान नहीं करती। ये भी सच है कि तेज विकास दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र को भी पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। सरकारी और निजी क्षेत्र के बेहतर तालमेल के बिना तेज विकास दर संभव नहीं है। मगर क्या इसके लिए कोई नीति नहीं होनी चाहिए? क्या मुनाफे वाले पीएसयू जो लाखों लोगों के रोजगार का जरिया हैं उन्हें यूं ही निजी हाथों में दे देना चाहिए? फिर ये सवाल किसी सरकार में क्यों नहीं उठता कि आखिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक समय मुनाफा दे रही थी अचानक बीमार बनकर देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ कैसे बन गई? जाहिर तौर पर सवाल प्रबंधन और कंपनियों को चलाने की रणनीति का है। एयर इंडिया और बीएसएनएल कंपनियां क्यों फेल हुई, इसके कारण अब ओपन सीक्रेट है। एयर इंडिया के प्रबंधन ने जानबूझकर उड्डयन क्षेत्र की निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया। लाभ वाले रूटों की जगह घाटे वाली रूटों पर हवाई जहाज उड़ाते जाते रहे। इसी प्रकार बीएसएनएल जो कभी भारत की शान था उसे भी निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए तबाह कर दिया गया। आज हालत ये है कि बीएसएनएल किसी निजी कंपनियों से प्रतियोगिता के लायक नहीं बची है। सवाल है कि किसी सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई कि इन कंपनियों में गलत नीतियों की शुरुआत क्यों और कैसे की गई। इसके पीछे कौन लोग थे? उसी क्षेत्र में जब निजी कंपनियां करोड़ों अरबों कमा रही हैं तब सरकारी कंपनियां ज़्यादा संसाधन के बावजूद क्यों हाँफ रही हैं? ये ठीक है कि कोरोना महामारी के झटके के कारण अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए रकम चाहिए, भारी भरकम रकम चाहिए। मगर सवाल है कि इस रकम को हासिल करने के लिए सरकारें विनिवेश और कंपनियों को बेचने का सबसे आसान विकल्प चुनेंगी। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार के पास ना तो दूरदृष्टि है और ना ही कोई ठोस रणनीति? ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई किसान आगे बढ़ने के लिए अपने कमाई के मुख्य माध्यम खेत को ही बेचकर खा जाए। सवाल है कि खेत को बेचकर जुटाई गई रकम के खर्च के बाद किसान क्या करेगा? ठीक उसी प्रकार जब सरकार सारे पीएसयू, सारी कंपनियां बेच देगी तो भविष्य में आने वाली आपदा से बचने के लिए उसके पास क्या विकल्प होगा?
जाहिर तौर पर ये अहम सवाल है, मगर राजनीति और सरकारें हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने के लिए शॉर्टकट अपनाती हैं। नई नीति और नए विकल्प तलाशने की राह मेहनत भरी है, जबकि बनी बनाई कंपनियों को बेचकर रकम जुटाना सबसे आसान काम। जाहिर तौर पर सरकार रकम जुटाने के लिए मेहनत करने, नई नीतियां योजना बनाने के बदले सबसे सस्ते विकल्प को आजमाने पर आमदा है। जरा सोचिए, बीते 6 सालों में सरकार ने महारत्न कंपनियों में शामिल 7 PSUs के शेयर बेचे। ऐसी कंपनियां जो भारी मुनाफे में चल रही हैं, जिन पर लाखों लोग आश्रित हैं। रेलवे में निजीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। जो कंपनियां बीमार हुईं, सरकार की नीतियों ने उसे बीमारी से निकालने के बदले और अधिक बीमार बना दिया। इतना ज़्यादा बीमार कि उसके ठीक होने की उम्मीद रत्ती भर भी बची ही नहीं। सरकार अगर ईमानदार रही तो देश ने कंपनियों को बीमारी से बाहर आते देखा है। मसलन BSNL और रेलवे का उदाहरण लीजिए। रामविलास पासवान और लालू प्रसाद के रहते दोनों मुनाफे में थे। प्रमोद महाजन के आते ही BSNL पटरी से उतर गया। रेलवे की क्या हालत है, यह किसी से छिपी नहीं है। सवाल निजी क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारियों का है। निजी क्षेत्र मुनाफे की तुलना में सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में बेहद कंजूसी बरतते हैं। अधिकतर कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने से हिचकते हैं। फिर यहाँ सवाल सरकार का भी है। ठीक है कि PSU और कंपनियों को बेचकर सरकार रकम इकट्ठा कर रही है, मगर क्या इस रकम का उपयोग सरकार शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए करना चाह रही है? इसी बजट का उदाहरण लीजिए। सरकार ने विनिवेश के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ की रकम हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब जरा खर्च की योजना देखिए। इसकी प्राथमिकता में ये तीनों ही क्षेत्र नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र से अगर वैक्सीन के मद के 35,000 करोड़ निकाल दें तो स्वास्थ्य बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। शिक्षा, खासकर स्कूली शिक्षा, जिससे 25 करोड़ बच्चे जुड़े हैं, वहाँ भी ऐसी ही स्थिति है। रोजगार सृजन के लिए मुख्यतः राजमार्ग निर्माण को चुना गया है। मध्यम वर्ग के उस हिस्से की परवाह नहीं की है जो फैक्ट्रियों और कार्यालयों में काम करते थे, जिनका रोजगार कोरोना महामारी ने छीन लिया। जाहिर तौर पर देश की सरकारों और हमारी राजनीतिक व्यवस्था को कुछ बेहतर सोचने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था के लिए महज विनिवेश रामबाण नहीं हो सकता। बस सबसे आसान विकल्प होने के कारण सिर्फ इसी रास्ते को अपनाने के दूरगामी दुष्परिणाम सामने आएंगे। नमस्कार।